बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, हर किस्म की बलाओं, हर किस्म के गमों से आपको और हर किस्म की मुश्किलात से आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे हमने अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स में कॉन्ट्रा एसेट्स, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिर कॉन्ट्रा एसेट्स में भी हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तक पढ़ लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ना सिर्फ कॉन्ट्रा एसेट की एक और टाइप को देखेंगे और इंशाल्लाह लायबिलिटीज, और कोशिश करेंगे ना सिर्फ लायबिलिटीज बल्कि कैपिटल प्रोप्राइटरशिप को भी पढ़ें, और फिर कोशिश करेंगे कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को थोड़ा सा रोक कर हम जाके कुछ डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ऑब्जर्व करें, राइट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपनी बात को वापस इस तरफ लाएंगे और हमें ये भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा एसेट्स में अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब नाम है। में प्रॉपर चैप्टर या प्रॉपर अकाउंटिंग जिसको कहते हैं कंप्लीट, वो नहीं पढ़ाई जाती। सिर्फ एक आइडिया डेवलप किया जाता है, आपको समझाया जाता है कि बैड डेट्स एक चीज है। और फिर जिस तरह मैंने कल, याद है आपको, डेप्रिसिएशन के बारे में कहा था कि SLO 5 पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। किसी को मेरी बात याद है कल की? बिल्कुल इसी तरह बैड डेट से रिलेटेड भी चैप्टर्स होते हैं, बट वो आपके पास इस लेवल पर मौजूद नहीं है, ना फर्स्ट ईयर और ना सेकेंड ईयर। तो बच्चों, बैड डेट, बैड माने बुरा, डेट माने कर्जा, या अनकलेक्टेबल द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेबल। सही है, ऐसा नहीं है कि हमें कंफर्म हो गया कि कोई अमाउंट अब नहीं मिलेगी। अगर कंफर्म हो गया तो फिर तो हमारे पास पैसे लेने का जो राइट था, अब वो राइट हमारे पास रहा ही। कंप्लीट कीजिए। जो राइट हमारे पास था पैसे लेने का, वो राइट अब हमारे पास रहा ही नहीं अगर कंफर्म हो जाए कि पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। बट अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कोई मखसूस शख्स, कोई 2-3 लोग, कोई ऐसे कस्टमर्स जिन्हें हमने मर्चेंडाइज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, उधार पर बेची हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें से कोई एक कस्टमर शायद हमारे पैसे ना दे, बैंकरप्ट हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, उसका बिजनेस तबाह हो जाएगा, वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा, वो फ्रॉड करेगा, वो धोखा देगा, कुछ भी वजह हो सकती है, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे अमाउंट को कहते हैं अनकलेक्टेबल और बैड डेट्स। लेकिन यहां हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि हमें कंफर्म हो गया, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं हम लगा रहे हैं अंदाजा। अच्छा, अब आपको याद है मैं कल जब डेप्रिसिएशन बढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब खरीद के लाते हैं तो इनको क्या मानते हैं अपने बिजनेस का? इन सब चीजों को बिजनेस का क्या मानते हैं अपने? एसेट। और इनकी वैल्यू को ग्रेजुअली कम करते हैं
और जब कम करते हैं, इनकी वैल्यू को कम करते हैं, तो कहते हैं खर्चा हुआ। और वैल्यू कम करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जो कि एसेट के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है, उसका नाम रखा था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो राइट है कस्टमर से पैसे लेने का, उस राइट का नाम याद है आप लोगों को? लिख के भेजेंगे मुझे प्लीज। उस राइट का नाम याद है जो हमारे पास है? पूरा नाम लिखना चाहिए था ना बेटा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल वो राइट है, वो एसेट है हमारा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अमाउंट हमें मिलेगी। जब ये मिलेगी तो ये बिजनेस में हमें पहुंचाएगी फायदा, और ये अमाउंट आमतौर पर हमें 1 2 3 मंथ्स में मिल जाती है। हम उधार पर सामान बेचते हैं तो किसी को उधार पर बेचकर हम ये नहीं कहते कि 10 15 साल में पैसे दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बल्कि हम उधार पर सामान बेचने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसे 10 15 20 दिन, 1 2 3 महीने में मिल जाएंगे, राइट? तो इसलिए हम ट्रेड रिसीवेबल को मानते हैं एसेट। और एसेट में कौन सा एसेट बच्चों? एसेट में कौन सा एसेट? करंट एसेट, ऐसा ही है ना? तो अब इसी रिसीवेबल में से हमें कुछ अमाउंट पर डाउट है। मार्क माय वर्ड्स, लिसन केयरफुली। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कंफर्म हो गया। सपोज ये ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख रुपीज है और मुझे 5 डिफरेंट कस्टमर से पैसे लेने हैं, ठीक है? अब मुझे उसमें से एक कस्टमर पर डाउट है कि शायद वो मेरे पैसे ना दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब उस डाउट वाली अमाउंट को अगर मैं मिटा दूं, खत्म कर दूं, तो क्या मैं ये कहूं कि अब मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख रुपीज का है इस डाउट की बेसिस पर? आप एग्री करेंगे इस बात से? अगर मुझे 5 कस्टमर्स से 5 लाख रुपीज लेने हैं, और मैं क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने उन्हें मर्चेंडाइज बेची है क्रेडिट पर, उधार पर, तो मेरे पास 5 लाख रुपीज लेने का राइट है। अब अगर एक कस्टमर से मुझे लगता है कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं 1 लाख रुपीज जो उससे लेने हैं मैंने, क्या मैं राइट अपने पास से खत्म कर दूं? क्या मैं उसे बोल दूं कि तुम पैसे मत देना, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम पैसे नहीं दोगे? नहीं ना। इसका मतलब है मैं अपने पास राइट तो लिख के बैठा रहूंगा उतने का ही जितने पैसे मैंने लेने हैं लोगों से। कितने लेने हैं? कितने लेने हैं बच्चों? 5 लाख। तो राइट तो मेरे पास 5 लाख का ही है, ठीक है? बट मैं अपने पास 1 लाख का एक प्रोविजन बना लूंगा, अलाउंस बना लूंगा, कुछ पैसे रख लूंगा कि मुझे फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। तो वो 1 लाख रुपीज जो मुझे नुकसान हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, उस नुकसान का नाम है बैड डेट एक्सपेंस। जैसे मैंने कल आपको एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन दिखाया था, अगर आपको याद हो, याद है? बिल्कुल ऐसे ही बैड डेट एक्सपेंस, सही है? और अभी मैं बैड डेट एक्सपेंस नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो आप गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे फर्स्ट अटेम्प्ट में आज आपको मेरी बात समझ आए, क्योंकि कल आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आया था, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको 10 टाइम समझाने को तैयार हूं। गौर से सुनिएगा। जिस तरह हम रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख शो कर रहे हैं, एंड वी हैव राइट टू कलेक्ट 5 लाख रुपीज फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, and all the amounts are expected to be recovered, agree? Are expected to be recovered, सही? तो अब अगर मुझे किसी से लग रहा है कि 1 लाख नहीं मिलेंगे, तो राइट तो मेरे पास 5 लाख का ही रहेगा ना। अगर मैंने राइट को 4 लाख का कर दिया, ओनर ने पूछा हमें लोगों से कितने पैसे लेने हैं, यानी हम अकाउंटेंट हैं और ओनर हमसे पूछता है, बीइंग एन अकाउंटेंट हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ लोगों से कितने लेने हैं, तो क्या हम ओनर को 4 लाख रुपीज रिपोर्ट करें? हम ओनर को कहेंगे लेने तो 5 लाख हैं, बट हमें लगता है कि हमें कितने नहीं मिलेंगे? 1 लाख। तो वो 1 लाख को हम अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बताइए, जो 1 लाख हमें लगता है कि नहीं मिलेंगे, कि हमारे रिसीवेबल्स को बढ़ा रहे हैं, ये रिसीवेबल के जैसे हैं या रिसीवेबल के अगेंस्ट? जी प्यारे बच्चों, ये रिसीवेबल्स के जैसे हैं या रिसीवेबल के अगेंस्ट? द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, क्या कहना चाहिए है कि डूब जाएगी, या फिर
अनकलेक्टेबल, अनरिकवरेबल। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, शुक्रिया। तो बात यह है, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो। समरी यह है तमाम बात की कि जिस तरह रिसीवेबल 5 लाख है और उसमें लाख मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे, तो मैं 1 लाख एक अलग अकाउंट बनाकर रखता हूं, ताकि मुझसे जब भी ओनर पूछे कि लोगों से कितने पैसे लेने, तो मैं उसे हमेशा बताऊं कितने रुपए, 5 लाख। और जब वो पूछे क्या इसमें से कोई डाउटफुल अमाउंट है, तो मैं कहूं यस सर, हमने डाउटफुल अमाउंट के लिए रखे हुए हैं 1 लाख रुपीस, और उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे। अगर एक ही अकाउंट में रख दिया, तो अगर हमने 5 लाख रिसीवेबल में से डायरेक्ट 1 लाख को कम कर दिया, तो फिर हमें ऐसा लगेगा हमें लोगों से 4 लाख रुपीस लेने। तो हम अपने रिसीवेबल्स को चेंज नहीं करते, रिसीवेबल को 5 लाख ही रहने देते हैं, और एक अलग अकाउंट बनाते हैं जो हमारे एसेट के अगेंस्ट होता है, कॉन्ट्रा होता है। शाबाश नूरुल फातिमा, खुश रहिए, दुआ, थैंक यू। एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं जो एसेट के अगेंस्ट होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज, अगर आप लोग मुझे लिखकर बताएं बड़ी खुशी होगी मेरे मेरे बच्चों। देखिए, जिस तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी एसेट पे था, ये भी कॉन्ट्रा एसेट था, तो क्या ये किसी स्पेसिफिक, किसी एक एसेट का कॉन्ट्रा था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? क्या ये किसी एक एसेट का कॉन्ट्रा था? मैनी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहिए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे हो सकता है, मशीन पर हो सकता है, इक्विपमेंट पर हो सकता है, फर्नीचर पर हो सकता है, बट अलाउंस फॉर बैड डेट्स बहुत सारे एसेट्स का कॉन्ट्रा नहीं है। अलाउंस फॉर बैड डेट सिर्फ एक का कॉन्ट्रा है, सिर्फ एक का। मुश्तबा साहब, मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ नहीं पाए, कोशिश करें बात को ध्यान से सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी, ठीक है? अच्छा, तो बच्चों काम की बात यह है कि जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ये सबका कॉन्ट्रा, ये सारे एसेट्स का कॉन्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ एक एसेट का कॉन्ट्रा है। कौन सा एसेट का? अभी अभी मैं बताकर आया ऊपर आपको, नाम लिखकर भेजना है आपने, पूरा नाम लिखा करें ना, शानजे हैं क्लास में। तो आप रिप्लाई कर रही हैं, मैसेजेस भेज रही हैं क्लास में बेटा, नाम लेने पे नहीं भेजा करें ना आप लोग मैसेज। जैफ आप एब्सेंट थे कल, अगर मैं गलत ना हूं। बहरहाल अब मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, आप फिर आप लोगों की जब रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, जब आपकी क्लास वगैरह सब परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उस वक्त आप डिस्कस करेंगे। रोजाना डिस्कस करने से मेरी क्लास खराब हो रही है और मेरा सिलेबस फिर पीछे रह जाएगा। तो फिर उसके लिए मुझे तेज चलना पड़ेगा, और तेज पढ़ाऊंगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बाकी बच्चों की वजह से अपनी क्लास खराब नहीं करूंगा ना, ठीक है? चलें, तो काम की बात यह है कि आपसे रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, प्लीज मैक्सिमम लेवल पर पार्टिसिपेट करते रहें। मुझे आपका नाम लेकर बोलना ना पड़े कि आप क्लास में हैं या नहीं। आपके मैसेजेस मुझे ऑन एंड ऑफ नजर आने चाहिए। किसी एक आध बात पे हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप रिप्लाई ना कर सकें, तो आप कंफ्यूज भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर समझ नहीं आ रहा, मैं जरूर समझाऊंगा। अलाउंस फॉर बैड डेट सिर्फ एक एसेट का कॉन्ट्रा है, और उस एक एसेट का नाम है ट्रेड रिसीवेबल, और ये ट्रेड रिसीवेबल के अपोजिट है, अगेंस्ट है। ये ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 5 लाख में से 1 लाख जो हमें लगता है नहीं मिलेगी, तो अब वो 1 लाख हम इस अकाउंट में रखते हैं, और इसी बिना पर इस अकाउंट को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एसेट, क्योंकि ये अकाउंट हमारे एसेट की वैल्यू के अपोजिट है। ट्रेड रिसीवेबल कह रहा है हमने लोगों से पैसे लेने हैं, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कह रहा है हमें इतने पैसे नहीं मिल देने। आलिया, मरियम, तबीयत ठीक नहीं है तुम दोनों की, है ना? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है हमें पैसे लेने, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब है हमें पैसे देने हैं बेटा। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पैसे लेने हैं, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेबल, नहीं मिलने वाली अमाउंट, जो हमें लगता है कि नहीं मिलेगी शायद।
तो एस्टिमेशन है, बस इतना समझाना था आपको, इनफ है। कॉन्ट्रा एसेट पे बहुत सारी बात हो गई। एसेट्स कंप्लीट हुए। आपको एसेट में से कोई नाम पूछना है? आपको एसेट में से कोई नाम पूछना है? कोई नाम जो आपको समझ में ना आ रहा हो, रिकॉल किया हो घर पर? वैसे तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको मैं कोई नाम बताऊं, किसी नाम पर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन? नो? ओके। तो अब हम नेक्स्ट हेड की तरफ जा रहे हैं। द नेक्स्ट हेड इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज सिंपल, आसान, मुख्तसर जिम्मेदारियां। किसकी जिम्मेदारियां? इफ्तिखार, किसकी जिम्मेदारियां? हमेशा रिप्लाई कर रही हैं बेटा? रिप्लाई जरूर करें। जैस्मिन, रिप्लाई जरूर करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। किसकी जिम्मेदारियां? लाइबिलिटीज का मतलब मैंने कहा मुख्तसर लफ्जों में, सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में, जिम्मेदारियां। लाइबिलिटीज जिम्मेदारियां। लाइबिलिटी जिम्मेदारी। जी, किसकी जिम्मेदारियां? नहीं सर, एसेट के अपोजिट नहीं है, तो फिर उसको कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं, जो एसेट के अपोजिट होता है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आई होप कि आपने बात को समझ लिया। जी दुआ, कॉमर्स की स्टूडेंट है ना आप, और आप कह रही हैं कि ओनर की जिम्मेदारी है ना? जैस्मिन कहती है हमारी। अच्छा, कॉमर्स की स्टूडेंट है आप भी, आपका भी कॉमर्स का बैकग्राउंड है ना? थैंक यू सो मच नूरुल फातिमा, एक्सीलेंट बेटा। आतिफ करीम साहब और बाकी लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया, बाकी लोगों ने, और अब सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं धमाधम। तो जनाबे अली, करेक्ट आंसर इज बिजनेस की लायबिलिटी। हम ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ते, हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये नहीं कहते कि ओनर बिजनेस में पैसे ला रहा है, ओनर बिजनेस से पैसे ले जा रहा है। हम कहते हैं बिजनेस में क्या चीज हो रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कस्टमर और सप्लायर, इसमें हमें क्या देखना था? हमें अपना एक्शन देखना था। हमारे लिए कस्टमर कौन? जिसे हम सामान बेचते हैं। हमारे लिए सप्लायर कौन? जिससे हम सामान खरीदते हैं। दोनों में एक्शन हमारा है, हम खरीद रहे हैं और हम बेच रहे हैं। डेफिनेटली जिसे हम बेच रहे हैं वो हमसे खरीद रहा होगा, लेकिन हम उसके एक्शन को कॉल नहीं करते। हम हमेशा एक्शन किसका देखते हैं? अपना। तो भाई जिम्मेदारियां अगर मैं पूछ रहा हूं आज किसकी, तो जाहिर सी बात है किसकी जिम्मेदारियों की बात करूंगा? मालिक की जिम्मेदारियों की। क्या मैं मालिक के लिए, ओनर के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं? नो, वी आर ओनली कंसर्न फॉर द बिजनेस। तो फिर जब बिजनेस की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब है बिजनेस की जिम्मेदारी अब किस किस नाम से हो सकती है और किस किस तरह की हो सकती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। फर्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी एंड द सेकंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मुझे पूरा यकीन है कि अब जब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आपको पता है, तो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। सही कह रहा हूं? अच्छा, अगर मैं सही कह रहा हूं तो जनाबे अली, मरियम, आप कोशिश करेंगी बताने की कि करंट लायबिलिटीज आपके ख्याल में क्या हो सकती हैं? लायबिलिटीज तो मैंने बता दिया ना? जी सर। जी प्लीज बोलें। सर हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी, करंट जो होंगी। एक बार दोबारा कहिए प्लीज। सर हमारी करंट जो होंगी वो हमारी शॉर्ट टर्म होंगी। करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कह रहे हैं। अच्छा, और लॉन्ग टर्म के बारे में क्या कहेंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट। नॉन करंट तो एक्सप्लेन किस तरह करें हम? बस सिर्फ ये वर्ड इनफ है, नॉन करंट और लॉन्ग टर्म बोलना। कुछ इससे करंट और नॉन करंट से कुछ दिमाग में आ रहा है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से कुछ चीज आ रही है, रिकॉल हो रही है? सर जी विद इन अ ईयर। एक्सीलेंट, खुश रहिए खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।
those liabilities which a business has to pay within 1 year are called current liabilities, and those liabilities which are payable more than a year, यानी 1 साल से ज्यादा अरसे में अदा करेंगे, उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ आए तो सुने दोबारा एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो जिम्मेदारियां जो एक बिजनेस ने अदा करनी है 1 साल से कम अरसे के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 साल से कम अरसे में क्यों अदा करनी है, अगर मैं 2 साल में अदा करूं, 4 साल में अदा करूं? तो बेटा ऐसी बातें ना सोचें प्लीज। अगर आप अपने एम्प्लॉय को 1, 2, 3 महीने तक सैलरी अदा नहीं करेंगे तो वो आपके पास 3 साल तक जबरदस्ती काम नहीं करेगा। आप उसे गुलाम बना के नहीं रख सकते। अगर आप एक एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं तो यू हैव टू पे आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। इससे ज्यादा वो नहीं रुकेगा। वो कहेगा बगैर सैलरी के मैं क्यों जॉब करूं, आप मुझे सैलरी तो देते नहीं है। तो सैलरी वो अमाउंट है जो एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को लाजमी पे करनी है, और 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज वो जिम्मेदारियां हैं जो एक बिजनेस को अदा करनी होती हैं 1 साल के अरसे के अंदर, एंड द लाइबिलिटीज व्हिच अ बिजनेस हैज टू पे मोर देन अ ईयर, मोर देन अ 1 ईयर पीरियड आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? नंबर 1 इज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल पढ़ा हुआ लफ्ज है, और ट्रेड पेएबल के बारे में कौन बता रहा है हमें? ट्रेड पेएबल के बारे में बता रहे हैं हमें जनाबे अली सानिया आप बता रही हैं ट्रेड पेएबल क्या होता है। सानिया, सानिया क्लास में है? सानिया आप सुन सकती हैं मेरा बेटा मुझे? नहीं, ठीक है। मुश्तबा आपको पता है कि लाइबिलिटीज, ये ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल को एक्सप्लेन करते हैं आसान उर्दू में अगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए मुश्तबा, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी सर, वो ट्रेड पेबल्स बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती हैं जो हमें पे करनी होती हैं किसी भी सर्विस या सप्लाईज के लिए। अच्छा अच्छा मुश्तबा, देखिए मेरा बेटा गौर से मेरी बात सुनिए। सर्विसेज के लिए ट्रेड पेबल का लफ्ज जनरली यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने अगर एम्प्लॉय से सर्विस ली है, एम्प्लॉय आपके लिए काम करता है ना या नहीं? तो एम्प्लॉय आपको सर्विस देता है, आप एम्प्लॉय को सर्विसेज देने के बदले में सैलरी देते हैं, तो उसको ट्रेड पेबल नहीं, उसको सैलरी पेबल कहते हैं। आपने किसी से कोई जगह किराए पर ली हुई है, आप उसका किराया अदा करते हैं, रेंट पेबल, सही है। इसी तरह आपने जनाब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो यूटिलिटी बिल पेबल, समझ रहे हैं। लेकिन ट्रेड पेबल का वर्ड पर्टिकुलरली इस्तेमाल होता है, ताबिश आप बताइए। ताबिश आप तो नहीं सो रहे ना? चलें ठीक है, ताबिश ने भी बोला मैं नहीं बात करूंगा, सर मौका ही नहीं देते मुझे बात करने का। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने लिख के भेज दिया ऑलरेडी। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आपने कहा ट्रेड पेबल इज अ वर्बल प्रॉमिस। ट्रेड पेबल एक कही हुई बात है, जो किसने कही है बताइए, कंप्लीट करें, किसने कही है ये बात? इतनी देर सोच रहे हैं, हमने कही, आलिया, एक्सीलेंट। किससे कही है बेटा, किससे कही है ये बात? टू होम वी आर प्रॉमिसिंग, सप्लायर से, कि वी विल पे यू इन नियर फ्यूचर। तो ये जो हमने उससे कहा
this commitment, this promise is called trade payable, and why it is in the category of current liability. अब जी जो हम कहते हैं ना कि हम पे कर देंगे, तो कहते तो हम हैं, लेकिन क्या सामने वाला हमारी शक्ल देख रहा होता है? नहीं, वो हमारे बिजनेस को देख रहा होता है कि जी इतना बड़ा बिजनेस है, ये मुझसे उधार पे सामान खरीद रहा है, क्या ये पे कर सकता है? हाँ हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है, पे कर देगा, इनका तो बड़ा नाम है, ये पे कर देंगे। तो इसका मतलब है सामने वाला हमारे बिजनेस को देख रहा है। तो उसने उधार, सामान खरीदने मालिक गया, सामान खरीदने मैनेजर गया, सामान खरीदने हमारे ऑफिस को कोई एम्प्लॉय गया, लेकिन सामने वाले ने किसे देखा? हमारे मुलाजिम को नहीं। सप्लायर ने किसे देखा? हमारे बिजनेस को। उसने उधार किसे दिया? हमारे बिजनेस को। तो ये बिजनेस, ये लायबिलिटी कहलाएगी या नहीं बिजनेस की? क्यों? क्योंकि ये पैसे अदा करना लायबिलिटी है किसकी? बिजनेस की। और हम बिजनेस की लायबिलिटीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बताइए कि आप जब किसी से मर्चेंडाइज परचेज करेंगे, सितारा आपने बेटा बहुत देर बाद ज्वाइन किया है, तकरीबन हाफ एन आवर गुजर चुका है। सितारा आप सुन सकती हैं मुझे? आपने आधे घंटे से भी ज्यादा लेट ज्वाइन किया बेटा। इस क्लास में तकरीबन आप रह गए कोई 10-12 मिनट, 13 मिनट। और सानिया भी क्लास में नहीं है। बेटा आप लोग अपने नेट वगैरह के लिए जरा कुछ प्रॉपर इंतजाम रखा करें ना, डेटा कनेक्शन वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें। बेटा थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला जाता है, लेकिन आप आ तो जाते हो ना वापस। देखो अब आप आए हो ना, यही चीज तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर नेट बंद भी हो जाता है तो कोशिश क्या करें कि आप फिर विद इन 1 2 3 4 मिनट्स तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी बहुत सख्ती है। मैं कहूंगा ओके बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। चलें अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सानिया तो नहीं है क्लास में, कंफर्म? सही है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ताबिश। सानिया तो नहीं है ना क्लास में? ठीक है, सानिया एब्सेंट है आज। अब काम की बात यह है बच्चों कि ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैं जिससे मर्चेंडाइज खरीदूंगा मैं उसे ये बोलूंगा कि मैं आपके पैसे इंशाल्लाह 5 साल में दे दूंगा। क्यों भाई ज़याम, रेहाना? जिससे सामान खरीदूंगा उसे बोलूंगा आपके पैसे इंशाल्लाह 5 साल में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, 10 साल में दे दूंगा, नो प्रॉब्लम भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ज़याम साहब आपने रिप्लाई कर दिया, शुक्रिया। रेहाना आपने भी रिप्लाई कर दिया, शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। तो बात यह है कि मैं जिससे सामान खरीदूंगा, पहली की तो मैं भी चाहूंगा कि कैश पे ही खरीदूं, ताकि सामने वाला मेरे पास आगे बार बार पूछे नहीं। क्यों भाई लकी अली, सामान किस पे खरीदा? उधार पर, और कहा कि पैसे कितने अरसे में दे दूंगा। तुम्हारे आपके ख्याल में लकी कितने अरसे में पैसे दे देंगे हम? सप्लायर से हम क्या बोलेंगे, कितने अरसे में पैसे देंगे हम आपके? और जरूरी तो नहीं हम ही बोलें, हो सकता है सप्लायर खुद बोले कि भाई हम 30 दिन से ज्यादा के लिए उधार पर सामान नहीं बेचते। ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल आमना, मैं यही कहना चाह रहा था। यानी अगर जैसे मैं सप्लायर मेरा बहुत पुराना जानने वाला है, तो मैं सप्लायर से जाके कहता हूं भाई मुझे 2 महीने के लिए उधार पे चाहिए सामान, वो कहेगा ओके ले जाओ। लेकिन अगर सप्लायर ने अपनी टर्म्स पहले से डिफाइन की हुई हैं कि हम किसी को भी 30 दिन से ज्यादा का उधार नहीं देते, तो फिर मैं 30 दिन के अंदर अंदर पे करने का पाबंद हूं उसे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई है। अमाउंट के ऊपर भी होता है लकी अली, और इसके अलावा बिजनेस की टर्म्स पर भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, अब जैसे लकी आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी दुकानों में लिखा होता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, है ना, या उधार इस आजादी तक बंद है, और पता नहीं क्या क्या जुमले, उधार लेके इंसान गायब हो जाता है। इसका मतलब है हर बिजनेस ने अपने नॉर्म्स डिफाइन किए हुए, अपनी टर्म्स डिफाइन की हुई होती हैं। ये मैं छोटे मोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कहते हैं कि जी हम उधार पर सामान तो देते हैं, लाइक 90 डेज 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड देते हैं हम, 3 मंथ्स। ये मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं आपको। चलें, मेरा ख्याल है ट्रेड पेबल पे इनफ बात हो गई। तो ट्रेड पेबल
अदा करना होता है आमतौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर, यानी ये जिम्मेदारी अदा करनी है 1 साल के अरसे के अंदर। इसलिए ट्रेड पेबल पहले हमारी लाइबिलिटी और फिर हमारी, यस, फिर हमारी करंट लाइबिलिटी। एग्री? आगे बढ़ूं? सबको क्लियर है? साइंस के स्टूडेंट्स क्लियर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, द नेक्स्ट वन इज नोट्स पेबल। नोट पेबल एंड बिल पेबल बोथ आर सेम। जी आमना प्लीज, आप अनम्यूट कर सकती हैं, बिल्कुल। जी सर। सर, note payable are written agreements in which one party agrees to pay to other party to the certain amount of cash at the time of the transaction and the time of the agreement. ठीक है, बिल्कुल सही आमना। और एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ था, मेरा ख्याल है अलीना ने, अगर मैं गलत ना हूं। ओके, चले तो फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आमना ने एक्सप्लेन कर दी। जी जी बोलिए आमना प्लीज। सर, इसकी एग्जांपल हो सकती है दैट बैंक इज गिविंग loan to any of the person, like if I want to have a startup, so bank is giving loan to me and we have just like said कि आप इस टाइम पे मुझे इतने पैसे इंटरेस्ट के साथ पे कर दोगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आमना। इंटरेस्ट वाली बात भी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसमें ऐड कर देंगे। अभी आपने कह दिया है तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं। जब हम किसी से मर्चेंडाइज खरीदें और वो शख्स हमें जुबानी वादे पर मर्चेंडाइज ना देना चाहता हो, वो कंफ्यूज हो, वो डर रहा हो कि मैं उधार पर सामान दूंगा, ये पहली बार आया है शख्स, अगरचे कि मैं रेफरेंस से गया हूं उस सप्लायर के पास, बट वो कंफ्यूज है, वो कहता है भाई मैं किस तरह यकीन कर लूं अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए और आप इतना सारा सामान उधार पे खरीदना चाहते हैं। तो हमने कहा ओके, हम आपसे रिटर्न प्रॉमिस कर लेते हैं। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नोट पेबल फॉर लोन रेजिंग के लिए, फंड रेजिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको बहुत सिंपल रखते हैं। रिटर्न प्रॉमिस जब हम करें, आइदर इंक्लूड इसमें हो इंटरेस्ट और नॉट, इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो काम की बात क्या है बच्चों? बस काम की बात यह है कि, एक मिनट रुकिएगा जरा जी। तो काम की बात यह है बच्चों कि जब किसी से लिखा हुआ वादा किया जाए इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बगैर, उस लिखे हुए वादे को भी अदा करना होता है नॉर्मली 1 साल के अरसे के अंदर। उस लिखे हुए वादे को कहते हैं नोट्स पेबल और बिल्स पेबल। मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वरना बोलने के लिए तो बहुत कुछ है नोट्स पेबल और बिल पेबल पर, बट जनरली हम नोट पेबल और बिल पेबल को समझते हैं अपनी करंट लायबिलिटी, क्योंकि इनको आमतौर पे 1 साल के अरसे के अंदर अदा किया जाता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ ये बोले सर अगर नोट पेबल लिखा हुआ वादा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हो जाए तो फिर डेफिनेटली वो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी से निकल जाएगा और हम नोट पेबल को कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बट फर्स्ट ईयर के लेवल पर नोट पेबल, बिल पेबल आप क्या ट्रीट करेंगे? एज अ लायबिलिटी तो करेंगे, बट लायबिलिटी में क्या? एज अ करंट लायबिलिटी। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। कोशिश करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, आलिया कुछ कहना चाह रही हैं। जी आलिया प्लीज। जी सर। सर, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब किसी का अकाउंट जीरो हो जाए मगर फिर भी जो सामने वाला अकाउंट होल्डर है वो मनी फिर भी विड्रॉ कर सके, अगर उसके पास फंड्स ना हो तब भी। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें? शाबाश, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। सर और कुछ तो नहीं है। एग्जांपल दे सकती हूँ मैं? हाँ, जैसे जब ओवरड्राफ्ट $40 का होता है और आपके पास सिर्फ $20 अपने अकाउंट में रह जाए, उसके बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने सामने वाले ठीक अकाउंट। है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब मैं आप ही की बात मैं कह देता हूँ, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को समझ नहीं आएगी तो वो मुझसे जरूर पूछेगा, राइट? अच्छा चलें, मैं सर मैं नहीं पूछूंगी। जी सॉरी, मैं नहीं पूछूंगी। सेरीना रजा जी कौन स्टूडेंट हैं क्लास में? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू।
चलें, अच्छा बच्चों, ये तो अच्छा हो गया, उन्होंने खुद ही बोल दिया मैं नहीं बताऊंगा, वरना अगर वो बता देते तो मसला हो जाता कौन है। तो बहरहाल अब काम की बात ये है प्यारे बच्चों, बात प्लीज जरा गौर से सुनते रहें और समझें। और आपने बहुत मुख्तसर लफ्जों में मुझे बताया, आमना ने और आलिया ने, ठीक है। मैं आप लोगों की बात को कंटिन्यू करता हूं, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा, राइट। जब हमारे बैंक में हमारे अपने पैसे मौजूद हों 5 लाख रुपीस, आप बोलेंगे सर 5 लाख आपको बहुत पसंद है, ओके भाई 1 लाख रुपीस मौजूद है हमारे बैंक में। मुझे जल्दी जल्दी साइंस के स्टूडेंट जो ना जरा वो हैंड रेस कर लें ताकि मैं उन्हीं से मुखातिब होकर बात करता रहूं और वही जवाब देंगे मैक्सिमम। फिर जब उनके रिप्लाई ना आ रहे हो तो फिर कॉमर्स वाले भी रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज साइंस वाले पहले रिप्लाई करेंगे। मैं साइंस वालों के नाम पहले देखना चाहूंगा, कॉमर्स वाले कोशिश करें अभी रिप्लाई ना करें, राइट जी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप पार्टिसिपेट करें। मुदस्सिर, आपके अकाउंट में पड़े हुए 1 लाख रुपीस, आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपीस निकाल सकते हैं? सब लोग, सब ये जितने साइंस के स्टूडेंट है रिप्लाई कर रहे हैं, यस और नो जी। आपके अकाउंट में, आप हर इंडिविजुअल समझे कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीस मौजूद हैं, क्या वो अपने अकाउंट से 50,000 रुपीस निकाल सकता है? यस। 90,000 रुपीस निकाल सकता है? 90,000 रुपीस निकाल सकता है? यस। 1 लाख रुपीस निकाल सकता है? 1 लाख रुपीस निकाल सकता है? 1 लाख रुपीस निकाल सकता है? यस, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई 1 लाख हमारे हैं ना, हमने बैंक में रखवाए, तो जब हमने रखवाए तो वो हमारे हैं, हम जब दिल चाहे निकाल लें। सही है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने प्यारे बच्चों। अब काम की बात यह है, अगर आप मेरी बात सुने और समझें कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस मौजूद हैं, जैफ के अकाउंट में 1 लाख मौजूद है, महक के अकाउंट में 1 लाख मौजूद है, मोहम्मद मुदस्सिर के अकाउंट में 1 लाख मौजूद है, और मैं, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी अपने अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे निकालना चाहें, 1,10,000 निकालना चाहें, बताइए निकाल सकते हैं? साइंस के स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे प्लीज। महक, तुक्के नहीं लगाने, सही है, अपनी अकल से जवाब देना है। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता। अगर मेरे अकाउंट में बैंक में 1 लाख रुपीस हैं, मैंने इसीलिए आपके पेरेंट्स का हल्का अहबाब के नाम लिए, आपके फादर, मदर, मैं। अच्छा आलियान, अब सुनना, अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीस मौजूद हैं और मैं अपने अकाउंट से 1,20,000 निकालने की कोशिश करूं, तो सब लोग कान खोल के सुन लें कि मैं अपने अकाउंट से 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं, सर इमरान, आपके फादर, आपके मदर इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल यानी बैंक में अकाउंट सर इमरान के नाम पे खुला हुआ है, बैंक में अकाउंट आतिफ करीम के नाम पे खुला हुआ है, बैंक में अकाउंट आलियान गौरी के नाम पे खुला हुआ है, बैंक में अकाउंट किंजा शाहिद के नाम पर खुला हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? जब बैंक में अकाउंट हमारे नाम पर खुला हुआ हो तो हम बैंक के लिए होते हैं इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल को बैंक अकाउंट से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा निकालने की इजाजत नहीं होती। ये हो गई इंडिविजुअल की बात। अब बैंक में अकाउंट मेरे और आपके नाम से नहीं खुला हुआ, बल्कि खुला हुआ है, फर्ज कर लीजिए, ABC ट्रेडर्स, अहमद ब्रदर्स, XYZ ट्रेडर्स। अब अकाउंट इंसान के नाम पर, जल्दी कंप्लीट करें ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना बोर हो रहे होंगे कॉमर्स के स्टूडेंट जी। अब अकाउंट इंसान के नाम पर, पहले अकाउंट था सर इमरान के नाम पर, आपके फादर के नाम पर, आपकी मदर के नाम पर, आपके नाम पर। अब अकाउंट किसके नाम पर है? इतनी देर लगा रहे हैं आप लोग रिप्लाई करने में। बिजनेस के नाम पर है। तो अब बिजनेस को बैंक देता है एक फैसिलिटी, जुमला सुनिए, बिजनेस को बैंक देता है एक फैसिलिटी। लोन एक अलग चीज है, लोन के लिए बाकायदा जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर लोन अप्रूव होता है, फिर हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। सही है ताबिश? लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूं खुदा रहा उसको गौर से सुनिए। अब जब द बैंक अलाउ कस्टमर, बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिफरेंट चीज है। मिस नाजरीन आपको इसके बारे में पढ़ाएंगी भी, बताएंगी भी। ताबिश,
द बैंक अलाउ कस्टमर टू बोरो सेट अमाउंट ऑफ मनी। जी कह सकते हैं शान से, लेकिन अब सुने मेरा जुमला। बैंक किसी भी बिजनेस को उस बिजनेस की परफॉर्मेंस की बेस पर उसके अकाउंट में मौजूद पैसों से सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट एक्स्ट्रा निकालने की परमिशन दे देता है। इस परमिशन को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस परमिशन का नाम है, इस फैसिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब अगर अब मैं से मुराद मैं सर इमरान नहीं है, अब है मिसाल के तौर पे एबीसी ट्रेडर्स। हमारा बैंक में अकाउंट है, 1 लाख रुपीस अकाउंट में मौजूद है और बैंक ने हमें परमिशन दी हुई है कि अगर आपके अकाउंट में कभी पैसे हो या ना हो, आप अपने अकाउंट से 20,000 रुपीस एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। आपको याद है हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट में कितने रुपए हैं? जल्दी रिप्लाई करें प्लीज, देर नहीं लगाएं। एबीसी ट्रेडर के अकाउंट में कितने रुपए हैं बच्चों? 1 लाख। और अगर एबीसी ट्रेडर अपने अकाउंट से निकालना चाहे 1,10,000, तो बताएं अब निकाल सकते हैं या नहीं? अब निकाल सकते हैं। तो बताइए कितने रुपए हमारे थे? जी किंजा को अनम्यूट करने की इजाजत देते हैं, बस 1 मिनट रुकिएगा। कितने रुपए हमारे थे? क्वेश्चन मेरा ये 1 लाख। तो हमने 1 लाख तो अपने निकाल लिए, और एक्स्ट्रा कितने रुपए निकाले बैंक से? बताओ एक्स्ट्रा कितने निकाले? एक्सीलेंट, 10,000 एक्स्ट्रा निकाले। एग्री? सब लोग एग्री करते हैं? बैंक से 1,10,000 निकाले, 1 लाख तो हमारे थे, 10,000 एक्स्ट्रा निकाले। आप लोग हैंड रेस रखें, प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आपको मौका दूंगा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। तो 10,000 जो बैंक से हमने एक्स्ट्रा निकाले, बताइए वो हमारे हैं? नहीं, वो पैसे किसके हैं? बैंक के। बताइए वो पैसे हमने बैंक को क्या करने हैं? जल्दी से रिप्लाई करें। द अमाउंट which has withdrawn from the bank, the excess amount which has withdrawn, we have to repay the amount to the bank, return to the bank। तो वो पैसे वापस करना हमारे बिजनेस की, बोलिए, वो पैसे वापस करना हमारे बिजनेस की। जी क्या है? लायबिलिटी। एग्री? वो पैसे वापस करना हमारे बिजनेस की क्या है बच्चों? जिम्मेदारी। अच्छा, अब ये पैसे कितने अरसे में वापस किए जाते हैं? तो भाई वैसे तो जितने अरसे में आप चाहें वापस कर दें, लेकिन क्योंकि बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालने पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज होता है, तो इसलिए हर बिजनेस कोशिश करता है कि वो बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ना निकाले, और अगर जरूरत पड़ जाए तो वो पैसे निकाल तो लेता है, लेकिन वो जल्द अज जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में इस पैसे को जल्द अज जल्द कर देता है वापस। तो पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, याद रहे। और जब हम फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, then this facility becomes the liability of the business, and this liability is current liability because this amount will be paid within 1 year. The business will try to repay the amount as early as possible. यहां तक बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है जी बिल्कुल। अच्छा, अब जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए थे, अगर उनको कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, तरीके से 1 बाय 1। ऐसा ना हो कि सब एक साथ अनम्यूट कर लें, और जिन्हें नहीं पूछना आप वो हैंड डाउन कर लें। जी आतिफ करीम साहब, कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं आप, और अगर नहीं पूछना तो हैंड डाउन कर लें। थैंक यू। अच्छा ओके, कुछ लिखा जनाब अली? अच्छा बच्चों, काम की बात यह है कि हम
अल्लाह ताला रहम फरमाए। जनाब अली एक सेकंड रुकिएगा बच्चों जरा प्लीज। अच्छा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्टूडेंट क्लियर हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो बस अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं जो स्टेटमेंट कह रहा था मैं उसे मुकम्मल कर लेता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक सहूलत का नाम है, एक फैसिलिटी का नाम है, और जब तक हम इस फैसिलिटी को अवेल नहीं करते तब तक ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी नहीं बनता। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस पड़े हैं और मैं 70,000 रुपीस निकाल लेता हूं तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया? क्या मुझे बैंक को पैसे वापस देने हैं? नहीं भाई, मैंने अपने 70,000 निकाले, स्टिल आई हैव 30,000 रुपीस इन माय बैंक अकाउंट, इन माय बिजनेस बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है ये पैसे 30, अब जो पैसे मैंने 70,000 निकाले ना वो मेरी लायबिलिटी, जो 30,000 बचे हुए ना वो मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी तो कब होती है? जब मैं बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेता हूं। अगर मैंने पैसे निकाले ही नहीं एक्स्ट्रा तो फिर कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? अब बैंक ओवरड्राफ्ट इनफ है? ओके, शुक्रिया, खुश रहिए। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड, ACCRUED। अच्छा आमना, थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए। अब एक्रूड का आसान मतलब बताएं उर्दू में। कोई बच्चा आसान उर्दू में मतलब लिख के भेजे, मुझे लिख कर भेज दें। अच्छा, बहुत सारे लोग बताना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया। मरियम हनीफ आप कुछ कहना चाह रही हैं, चलें बोल दें। नहीं आलिया, प्रीपेड का अपोजिट नहीं बेटा। जी मरियम। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ताबिश साहब, मैंने कहा सर एक्रूड का मतलब, एक्रूड का मतलब है, आसान उर्दू में बोल रहा हूं, अगर आपको उर्दू नहीं समझ आती तो इंग्लिश में भी बोलेंगे। एक्रूड का मतलब है वाजिब, वाजिब। जैसे आपने उर्दू में इस्लामियात में आप पढ़ते हैं ना, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, दीन के मुख्तलिफ अरकान हैं, हम उसमें कहते हैं कुछ फर्ज हैं, फराइज होते हैं, कुछ वाजिब होते हैं। वाजिब, हाँ अब सुने, वाजिब की 2 डायरेक्शन होती हैं। पैसे लेना भी वाजिब हो सकता है और पैसे देना भी। शुक्रिया। अगर अब यहां मुझे सोच के बताएं, एक्रूड माने अगर वाजिब तो इसके आगे क्या लिखा है? एक्सपेंस, यानी कोई ऐसे खर्चे जिनके पैसे हम पर देना वाजिब हो गए। अच्छा, तो क्यों हो गए होंगे वाजिब? भाई जब तक आप जाकर कहीं खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप किसी ऑफिस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप पर पैसे अदा करना वाजिब नहीं होगा। और अगर आपने यूटिलिटीज इस्तेमाल कर ली, अगर आपने मुलाजिम से काम करवा लिया तो आप पर सैलरी देना वाजिब हो गया, बिजली का बिल भरना वाजिब हो गया। भाई साइंस वाले क्लियर हैं? मेरी बात समझ आ रही है? इट मींस द अमाउंट विच अ बिजनेस हैज टू पे अगेंस्ट एन एक्सपेंस। कोई खर्चा हो चुका है, हम बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खा चुके हैं, हम पोस्टपेड वाला सीन है, एक्सीलेंट आबिश, यानी हम मोबाइल 1 महीना इस्तेमाल कर चुके हैं और अब मोबाइल का बिल आया है, बिजली 1 महीना इस्तेमाल कर चुके हैं और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है, देखें
बेसिक डिफरेंस समझें। ये तमाम लायबिलिटी हैं, लेकिन अगर हमें यही ना पता चले कि कौन सी लायबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो फायदा सर इमरान के पढ़ाने का। बात यह है कि एक्रूड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जिसके पैसे हम पर देना वाजिब है। यहां खर्चों वगैरह को फोकस नहीं कर रहे थे। यहां हम कह रहे थे मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, यहां हम कह रहे थे लिख के वादा कर रहे हैं, यहां हम कह रहे थे बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं मुलाजिम से काम करवा लिया लेकिन सैलरी नहीं दी, हमने एडवर्टाइजिंग करवा ली लेकिन चैनल को, न्यूज़पेपर वालों को पैसे नहीं दिए, तो वो पैसे देना हमारी जिम्मेदारी। दैट इज एक्रूड एक्सपेंस। तो हमने यहां जानबूझकर एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा है। अब ये क्या क्या हो सकता है खुदारा सुनिएगा। और अभी एक्रूड का मैंने बोला था ना कि उर्दू के अलावा इंग्लिश में भी एक्रूड के और नाम हैं, सुनिएगा। क्या? एक्रूड एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अगर आप गौर से यहां देखें तो देखें ये लिखा हुआ है, ये वाला जुमला नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पर। आउटस्टैंडिंग बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस, एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेएबल और अनपेड सैलरी, ये चार वर्ड एक ही चीज डिफाइन कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, खुदारा सब गौर से सुनेंगे, नहीं समझ आए 10 बार पूछिएगा प्लीज। नंबर 1, एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस एंड पेएबल। 4 वर्ड बोले, अपनी नोटबुक में लिख लें, कहीं नोट कर लें प्लीज, वरना बाद में इसको लिखिएगा। एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस और पेएबल। बस पेएबल सर, सिर्फ पेएबल नहीं। जिस तरह मैं यहां नाम नहीं पुकार रहा एक्सपेंस का, इधर भी नहीं पुकार रहा, इधर भी नहीं पुकार रहा, अनपेड में भी नहीं पुकार रहा, इसी तरह पेएबल के साथ भी नहीं पुकार रहा। अब मैं सबके साथ नाम पुकारता हूं एक्सपेंस का, प्लीज सुनिएगा। मैं पहला नाम क्या ले रहा था? एक्रूड एक्सपेंस। अब मैं कहता हूं एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस। दूसरा क्या नाम ले रहा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसका पूरा नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस। तीसरा नाम क्या ले रहा था? अनपेड एक्सपेंस। अब इसका पूरा नाम होगा अनपेड सैलरीज एक्सपेंस। फोर्थ वन क्या कह रहा था? पेएबल। इसका पूरा नाम होगा सैलरी पेएबल। ये चारों चीजें एक ही चीज को डिफाइन कर रही हैं कि हम मुलाजिम से काम करवा चुके हैं लेकिन हम पर सैलरी अभी दी नहीं है, सैलरी हम पर देना वाजिब है। अब क्या सर सिर्फ सैलरी होती है? नहीं, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां सैलरी लिख देता तो आधी से ज्यादा क्लास ये समझती कि आउटस्टैंडिंग एक्रूड सिर्फ सैलरी होती है। नहीं बच्चों, अब मैं दोबारा नाम कॉल करूंगा। एक्रूड रेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, अनपेड रेंट एक्सपेंस, रेंट पेएबल। अगेन, एक्रूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अनपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग पेएबल। एंड द लास्ट वन, एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी एक्सपेंस, अनपेड यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल पेएबल। उम्मीद करता हूं अगर आप गौर से सुन रहे थे, हाजिर दिमाग हो गए, तो आपने जरूर इस बात को रियलाइज किया कि जहां खर्चा हो चुका है जहां खर्चा हो चुका है अच्छा जी बच्चों, जहां खर्चा हो चुका है, क्या कहते हैं? जहां खर्चा हो गया लेकिन हमने तो पैसे अभी अदा ही। जी मेरा बेटा नूरुल फातिमा, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। अगर आप समझ रहे हैं सब लोग, तो बात यह है सिंपल सी अच्छा जनाबे अली, अल्लाह ताला रहम फरमाए इस कौम पर, क्या कह सकते हैं। चले तो जी बेटा, बहुत सारे खर्चे होते हैं मेरा बच्चा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
इसीलिए मैंने यहां पर जानबूझकर कोई नाम मेंशन नहीं किया है कि आपको ये रियलाइज हो जाए। अच्छा, चले, मेरे ख्याल है मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर आप इस बात को समझ गए तो मैंने इस पे इनफ बात कर ली आपसे। आतिफ करीम साहब, ये जिसने भी जो भी किया था, अब आप इसके लिए तैयार रहिएगा प्लीज, ठीक है? क्योंकि ये क्लास में ना सिर्फ मुझ तक नहीं आ रही है बात, ये पूरी क्लास तक जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। बहरहाल अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सब, जी बेटा ताबिश फिलहाल इसको इग्नोर करें और प्लीज जी आप बिल्कुल बेटा इंशाल्लाह बस मैं अपना उस पर चला जाऊंगा, आप परेशान नहीं हो। जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से जैसे कि कहा था कि हमें स्विच करना है तो हम इंशाल्लाह स्विच करेंगे, ठीक है? और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। चलें हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो, बस थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी आपसे डिस्कस कर लूँ। आप लोग मुस्तकिल सुन सुन के थक भी जाते हैं बात को, और मैं कोई हंसी मजाक तो करता नहीं हूँ इतना कि आप फजूल में हंसते रहें या फिर मैं फजूल में आपको हंसाऊं। तो बस बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह करे आपको बातें समझ आती रहें। और अगली चीज जो हमारे पास है वो है, यानी अब मुझे आप बताएं, पहले आप लोग एग्री करें, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, क्या यूटिलिटी बिल्स पेबल पढ़ने की जरूरत है मुझे? क्या मुझे आउटस्टैंडिंग और एक्रूड सैलरीज और सैलरीज पेबल पढ़ने की जरूरत है? अब ये सारे नाम पढ़ूं तो फिर आप बताएं मैं कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ना शुरू करूं, कौन से वर्ड से पढ़ें अब हम? ओके, थैंक यू सो मच। अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है? अच्छा, साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं जो हूँ आप लोगों से वो शेयर नहीं कर पा रहा। मुझे मंडे से ही करनी थी चीज़ें, बट मसरूफियत इतनी है, और फिर एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का कॉलेज भी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह कमिंग वीक से इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं अभी तक जीसीआर से क्लास ले रहा हूँ, बट उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कल से या परसों से तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग वहाँ क्लास को ज्वाइन कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसका खास ख्याल रखिएगा। और एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर ना आपके, खुदारा उस वीडियो को इत्मीनान से देख लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप, फिर आप जूम को ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। अनअर्न, कॉमर्स के स्टूडेंट में अगर हमें ये अनअर्न के बारे में बताए कौन? नूरुल फातिमा, अगर वो बताना चाहें कि अनअर्न क्या चीज होती है या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बेटा सितारा आप ग्रुप में हैं तो सही, वो जो ग्रुप बना हुआ है वो ऑफिशियल ग्रुप है ना। अब अगर आप चाहती हैं कि हम अपनी क्लास डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बना लें अलग से जिसमें आप लोग मैसेजेस कर सकें, हाँ तो वो बना लेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो, वो भी एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? जहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकें और आपके मैसेजेस आपके दोस्त वगैरह पढ़कर उस पे वो लोग भी रिप्लाई कर सकें। जी नूरुल फातिमा, आपने अनम्यूट किया हुआ बट आवाज नहीं आ रही, या फिर आप बोल नहीं? क्या नूरुल फातिमा की आवाज बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? नहीं,
नहीं आ रही नूरुल फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक आपका मेरा ख्याल है। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा शान से आप बताएंगी? नहीं शान से तो पहले ही पूछ लिया था हमने, है ना, लिख के भी भेज दिया उन्होंने। अच्छा चलें रुकें, फिर हम पूछते हैं जनाबे अली। जनाबे अली, ताबिश माइक काम कर रहा है, चेक करो आप। अगर बताना चाहते हो तो अनअर्न के बारे में थोड़ा सा बता दो प्लीज, इजीली, आसान लफ्जों में। अनअर्न सर अनअर्न वो चीज होती है सर जो आपके पास आ तो गई थी, लेकिन आपने उसको अर्न करने के लिए मेहनत नहीं की हो। सपोज आपके पास रेंट आ रहा है किसी चीज का, वो आपका एक अनअर्न रेवेन्यू है, लाइक आपने उसको कमाया नहीं बट स्टिल वो आपके पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा तो ऐसा क्यों होता है कि हमने कमाया नहीं और पैसा आ गया? सर ऐसा होता है बिकॉज सर आप सपोज करें आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है सर, लेकिन सर वो प्रॉपर्टी ऐसा सीन है। अच्छा सर तो बेसिकली सर अनअर्न सर वो होता है लाइक मतलब आपने लाइक उसके लिए मेहनत नहीं की, लाइक पहले मेहनत की थी, सपोज करो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, लेकिन अब उसके बाद आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है, वो खुद ब खुद आपको उसका रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अच्छा अब सुनिएगा ताबिश इत्मीनान से, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। जनाब अली बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों का जो मुझे मुस्तकिल लिख लिख कर चीजें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। नूरुल फातिमा इस बात को बेटा प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। जी सितारा आप कुछ कहना चाह रही हैं, आई थिंक आपने अनम्यूट किया था माइक। जी सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। सर तो अनअर्न्ड रेवेन्यू वो होता है जिसके लिए हमारे पास पेमेंट्स आई हुई होती है और हमने उनके लिए उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट हमने। ठीक है बेटा, बात ये कि अच्छा सही है, थैंक यू सो मच सितारा। बात ये कि आप लोग ना प्रोडक्ट भी लिख रहे हैं इसमें। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, कल का लेक्चर अगर आपको याद है, एडवांस टू सप्लायर और प्रीपेड दोनों का मतलब पैसे पहले से देना है ना। क्या दोनों की मीनिंग सेम है? क्या दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अनअर्न और एडवांस फ्रॉम कस्टमर हैं, दोनों की मीनिंग में बजाहिर पढ़ने की हद तक एक जैसी, लेकिन दोनों की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट चेंज है। कैसे? अब सुनिएगा प्लीज, इत्मीनान से सुनिएगा, मैं रिपीट करते हुए इस पर आता हूं। एडवांस टू सप्लायर में हम पैसे देते थे सप्लायर को कि हमने आपसे सामान अभी लिया नहीं है लेकिन आप पैसे ले लो, हमें बदले में सामान देना, मर्चेंडाइज देना। और प्रीपेड में हम मुलाजिम को काम करने से पहले सैलरी दे देते थे। यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या मसला है? अब हम तो चाहते हैं कि किसी किस्म के कमेंट ना करें। बहरहाल जो भी बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, ये चलें, अल्लाह ताला हिदायत दे। जी बेटा मैं तो, मेरा बच्चा फौरन मेरे पास अगर मुस्तकिल आईडी होगी तो डेफिनेटली मैं रिमूव करता हूं। और जी बिल्कुल हम आ रहे हैं उसी तरफ, पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। और बस सिर्फ ये मैं अर्ज कर दूं कि बेटा ये नहीं बेटा, मसला ये है कि जो ऑफिशियल आईडीज है ना, जो ऑफिशियल आईडीज हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन होती हैं, हम उन्हें अलाउ नहीं करते, राइट? अच्छा अब ये जो है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बच्चों की आईडीज हैक हो जाती हैं और ये मुख्तलिफ
स्कूल्स और यानी जो AKSP के अंडर में आते हैं, उन जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की आईडी हैक हो जाए तो फिर वो यूज हो रही होती है, मिस यूज हो रही होती है। तो ये ऐसे है इन बच्चों के लिए। तो बेटा कमेंट छोड़े, हम इस बात को बिल्कुल आप इग्नोर करें और हम पढ़ाई की तरफ ही रहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कल के लिए। और मसला ये कि इन लोगों को मैं अलाउ थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो खुद ही क्लास में आ रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद फिर लेफ्ट भी खुद ही हो रहे हैं लिख लिख कर मैसेजेस। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि चलें क्लास को कंटिन्यू तो करते हैं ना हम, क्या ख्याल है? छोड़ें। हाँ अल्लाह मालिक है बेटा, ये देखें ये हर्डल्स तो रहेंगे, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। चलें बेटा, ये मीटिंग लॉक ही होती है मेरा बच्चा, इसमें सिर्फ C1 के स्टूडेंट आ सकते हैं। लेकिन ना ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं है कि ये, क्योंकि आईटी से मेरा कोई लिंक नहीं है और ये हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये सारा काम, ये सारी चीजें, आपके ईमेल, आपके पासवर्ड, ये सब आईटी आपसे शेयर करती है। तो अब उन लोगों ने क्या किया है क्या, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन कल से हम इंशाल्लाह जो मैंने आपको चैनल बताया हम उस तरह से क्लास को लेंगे। और बस मैं बहुत बहुत दिल से माजरत चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं बड़ी अपनी बेटियों से बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं। बड़ी माजरत आप लोगों से बच्चों। लेकिन अभी फौरन क्लास से स्विच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग जूम पे नहीं जा सकेंगे, राइट? तो मैं आपको कल से इंशाल्लाह जूम पे ले आऊंगा और मैं इंशाल्लाह आपको मेक श्योर करता हूँ कि जूम पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बहरहाल बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर रखे हम सबको, आमीन। अच्छा जी, अब काम की बात यह है बच्चों कि अनअर्न नहीं बेटा, जजाकल्ला, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत मेरे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है ये कि मैं कुछ कर नहीं सकता इस वक्त, और मेरी बेटियां मौजूद हैं यहाँ इस फोरम पे, और वो चले मुझे वो कुछ भी कह दे, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो कि हम बोल नहीं सकते, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं कहते, ऐसे लफ्ज अगर लिखे हुए आ रहे हो तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है ना। तो बस बड़ी माजरत, मैं सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ बच्चों। अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को जो भी हैं। इनके घर में भी यकीनन ये किसी माँ के ही बच्चे होंगे, लेकिन ख्याल नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को। चलें अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। खुदारा मेरी बात पे गौर करें, आप अपना फोकस मत आउट कीजिएगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा इस वक्त, वरना मैं यकीनन मैं यानी ये जो आईडी आती है किसी अलग उससे, तो वो डेफिनेटली अलाउ करने को कहता है, मैं उसको अलाउ नहीं करता, डिनाई करता हूँ। बट ये कुछ आईडीज हैं जो कि AKSP के फोरम पे हैं और बच्चों ने हैक की होंगी, ये उनको मिसयूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ आ रहे हैं। एडवांस टू सप्लायर में हम मर्चेंडाइज खरीदने वाले को उधार देते, पैसे देते थे और कहते थे हम आपसे बाद में सामान ले लेंगे, वो सामान हमारे बिजनेस को पहुंचाएगा फायदा। प्रीपेड में हम एम्प्लॉय को काम करवाने से पहले सैलरी दे देते थे और सर्विसेज ली नहीं होती थी। अब यहां पर अगर आप देखो, अनअर्न्ड और एडवांस फ्रॉम कस्टमर दोनों का मतलब, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब वो अमाउंट जो कस्टमर से पहले ही ले ली। अनअर्न्ड EARN, अर्न माने कमाना, अनअर्न्ड माने जो अभी नहीं कमाया। एग्री? EARN, अर्न, अर्न माने कमाना या कमाया हुआ, अनअर्न जो अभी कमाया ना हो। ठीक है,
अच्छा जी, चलें, आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये क्लियर है तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब यहां ये समझ लीजिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में भी कस्टमर से पैसे ले लिए लेकिन कमाए नहीं, अनअर्न पैसे ले लिए लेकिन कमाए नहीं। तो फिर फर्क क्या हुआ सर दोनों में? बिल्कुल वैसे ही जैसे सप्लायर को पैसे दे दिए पहले से, प्रीपेड पहले से पैसे दे दिए, अनअर्न में पैसे पहले से ले लिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में भी पैसे पहले से ले लिए। तो अब फर्क समझ आ गया मेरा ख्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मेरे बोलने से समझ आ गया शायद। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर कौन है? जिसे हम क्या बेचते हैं, वर्ड लिख के भेजें। कस्टमर किसे कहते हैं? जिसे हम क्या बेचते हैं। वर्ड लिख के भेजिएगा प्लीज। एक्सीलेंट नूरुल फातिमा, खुश रहिए मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। गुड्स, मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज कस्टमर को अभी दी तो नहीं है, मर्चेंडाइज अभी कस्टमर को डिलीवर नहीं की, लेकिन एक्सीलेंट हिबा, कमोडिटी अभी हमने कस्टमर को डिलीवर नहीं की, बट कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिए। तो मुझे सोच समझ के बताओ, क्या ये पैसे हम पर हलाल हैं? क्या हम इस पैसे को अपनी इनकम कह सकते हैं? क्या ये हमारी आमदनी है? क्या ये पैसे मुझ पर हलाल हो गए? नहीं। जब तक मैं कस्टमर को सामान ना डिलीवर कर दूं तब तक ये पैसे मेरे लिए हलाल नहीं है। तो फिर ये पैसे कब मुझ पर हलाल होंगे, कब ये मेरी इनकम कहलाएंगे? जब मैं कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दूंगा। अभी गुड्स डिलीवर नहीं हुई, तो जब तक गुड्स डिलीवर ना हो जाएं और पैसे हमारे पास हैं, नहीं बेटा ताबिश, इस्लामियात का पीरियड नहीं हो रहा मेरा बच्चा, सही है? तो क्या कह रहा हूं कि पैसे हमने ले लिए लेकिन हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर नहीं की, तो वो गुड्स डिलीवर करना हमारे बिजनेस की कितनी देर, गुड्स डिलीवर करना हमारे बिजनेस की, नहीं समझ आया शायद। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या होता है? एडवांस फ्रॉम सप्लायर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम सप्लायर में, एडवांस टू सप्लायर में हमने पैसे दिए थे और हमारे पास उन पैसों के बदले में मर्चेंडाइज आएंगी। और अब हम कह रहे हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे ले लिए, अब पैसे दे नहीं रहा, अब पैसे रिसीव कर लिए, और वो जो पैसे रिसीव किए हैं वो पैसे रिसीव करने के बाद पैसे वापस करना जिम्मेदारी है क्या? क्या मुझे पैसे वापस देने लोगों के? नहीं, मुझे उन पैसों के बदले में गुड्स डिलीवर करनी है। तो ये कहलाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा पक्का? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर, याद रहेगा इंशाल्लाह, ओके। और अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी जैसे प्रीपेड एक्सपेंस बताया था मैंने कल, इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या मतलब होता है इसका, जरा इत्मीनान से सुनिएगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब हमने अपनी बिल्डिंग के एक पोर्शन को, हमने अपने बिल्डिंग के एक फ्लोर को रेंट आउट किया और फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ हमने एक महीने का किराया एडवांस ले लिया। क्या वो रेंट हमारे लिए हलाल है? क्या वो रेंट हमारी इनकम कहला सकता है? आम इंसान तो कहेगा यस सर, लेकिन अकाउंटिंग कहती है वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी जिसको हमने किराए पर, रेंट पर जगह दी है, उसने हमारी जगह को एक महीना इस्तेमाल नहीं किया, तो वो पैसे हम पर हलाल नहीं हुए। और आसान एग्जाम्पल देता हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए। आपके पास एक स्टूडेंट आता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, तो आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं और सेकंड डे वो आके आपको कुछ फीस एडवांस पे कर देता है, राइट? वो कुछ फीस आपको एडवांस पे कर देता है। तो बच्चों, जब वो आपको एडवांस फीस पे करेगा, जब वो आपको एडवांस फीस पे करेगा, तो बताइए वो पैसे आपके लिए हलाल हैं? क्यों हलाल नहीं है बच्चों?
क्योंकि अभी आपने स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड, अब आपने उस पैसों के बदले में बच्चे को कोई सामान तो नहीं देना ना, बल्कि आपने उस स्टूडेंट को देनी है अपनी सर्विसेज, खिदमात। एग्री? नॉलेज, सर्विसेज, खिदमात, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अल्लाह करे आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो। तो रिपीट करूं? मुज्तबा आप हैं क्लास में बेटा? मुज्तबा रिपीट करूं बेटा? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को कोई चीज पूछनी है तो मैं हाजिर हूं, बताइए, मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि डिस्टरबेंस रही थोड़ी सी, तो इसलिए जाहिर सी बात है हो सकता है मैं इतने अच्छे से ना समझा पाया हूं, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो इस बात पे है कि क्लास हमारी सही से चले। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अनअर्न कमीशन बता दूं? ओके, चलिए अब यूं समझ लें कि आप एक स्टेट एजेंट हैं, राइट? आप एक स्टेट एजेंट हैं और आपने क्या किया कि आपने किसी का घर बिकवाने के लिए कुछ पैसे पहले ही ले लिए और अभी घर बिकवाया नहीं है। नूरुल फातिमा अभी पढ़ता हूं आपका मैसेज बेटा। नहीं बेटा, जो घर रेंट पर दिया वो मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा। मर्चेंडाइज तो वो होती हैं जो हम किसी को दे दें और फिर वो हमारी ओनरशिप खत्म हो जाती है। जब हम घर किसी को किराए पर देते हैं ना, तो हमारा घर उसका नहीं होता, सही है? तो ओनरशिप हमारी ही रहती है। मर्चेंडाइज में सामने वाले को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है मेरा बेटा। आगे चलूं? हाँ, मुदस्सिर ने पूछा था, मुदस्सिर को जवाब दे रहा था, अल्लाह करे वो समझ रहे हो। जी मुश्तबा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा। आप ये कह रहे हैं कि बहुत से कोचिंग शुरू में फीस लेते हैं, वो उसे अपनी इनकम नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब तक 1 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता, अच्छा अब चाहे स्टूडेंट ने आके पढ़ा या नहीं पढ़ा, इससे उनका कंसर्न नहीं है, ठीक है? वो ये देखते हैं कि हमने फर्स्ट डे फीस ली, ठीक है, हाँ, तो एडवांस तो हो गया लकी अली, लेकिन इस बात को समझो कि वो किसके लिए प्रीपेड है और किसकी लायबिलिटी है। अब ये देखना पड़ेगा ना। अब अगर आप अपनी बात करते हो एज अ स्टूडेंट, तो आप फीस दे रहे हो पढ़ने से पहले, वो आपका प्रीपेड है, आपका एसेट है, वो पैसे आपको बदले में पहुंचाएंगे, फायदा। एग्री? अच्छा, और इसी तरह आपको तो फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन गौर से सुनिएगा, कोचिंग सेंटर वाले उस पैसे को अपनी इनकम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कोचिंग सेंटर वालों ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो कोचिंग वाले उसे कहेंगे अनअर्न ट्यूशन फी। क्लियर? मुश्तबा आपको भी समझ आ गई होगी बात मेरा ख्याल है। इसी तरह स्टेट एजेंट ने अगर अभी आपका घर बिकवाया, जा रही है बच्चों, आप आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है आप लोगों को? जी शुक्रिया बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा चलें, मैं दोबारा से कहता हूँ आखिरी जुमला। नूरुल फातिमा जरा प्लीज बताएंगे मैंने आखिरी जुमला क्या कहा है, जो आप लोगों ने सुना बासानी? सिर्फ आप रिपीट कर दें, पूरी क्लास रिपीट ना करें प्लीज। नूरुल फातिमा, नूरुल फातिमा नहीं है क्लास में? अच्छा जनाब,
मैंने लास्ट स्टेटमेंट जो दिया है वहां से मैं बात को कह दूं दोबारा, अगर आपने आखिरी बात सुनी है। ताबिश, आखिरी बात जो मैंने की है क्या आप वो रिपीट कर सकते हैं ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूं? वो स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा ना, ताकि मैं चाह रहा हूं वहीं से बोलूं। मैं कह रहा था ट्यूशन फी का क्वेश्चन किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया, ठीक है सर। आपने बोला था कि अगर हम अपना घर बिकवा दें एजेंट से, इसके बाद से आप बोल लेते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोहरा भी दूं बात को और आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो बस समरी यह है सारी बातों की कि जनाब अली, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड ट्यूशन फी, ये कब तक लायबिलिटी है? जब तक कि हम सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते। जैसे ही मैं किसी का घर बिकवा दूंगा, उससे लिया हुआ कमीशन मेरे लिए अब मेरे बिजनेस की लायबिलिटी, कंप्लीट करें मेरे स्टेटमेंट को, अब वो मेरे बिजनेस के लिए मेरी लायबिलिटी रहेगा। वो अमाउंट जो मेरी लायबिलिटी थी अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी। महक एक्सीलेंट बेटा, खुश रहो। तो फिर मैं क्या कहूंगा? वो पैसा जो मैंने घर बिकवाने से पहले ही ले लिया था, सुनिए साथ दीजिए प्लीज, जो पैसा मैंने घर बिकवाने से पहले ही ले लिया था, वो पैसा घर बिकवाया नहीं था, स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं था, बट फीस कलेक्ट कर ली थी, वो फीस मेरे बिजनेस की थी लायबिलिटी। बट जब मैंने स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जब मैंने किसी का घर बिकवा दिया, तो मैं कहूंगा अब वो पैसे मुझ पर हलाल हो गए, वो पैसे मेरे बिजनेस की बन गए इनकम, रेवेन्यू। समझ आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप याद करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेड ऑफ अकाउंट्स कितने? 5, और 5 में से आपने इनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। एसेट्स, लायबिलिटी, ये लिखा हुआ एसेट्स, लायबिलिटी, उसके बाद कैपिटल, ओनर इक्विटी यानी एक्सपेंस, और रेवेन्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गई चीज। तो बच्चों इसका मतलब है अब एक फाइनल वर्ड, फिर क्लास खत्म हो रही है, सही है? फाइनल वर्ड आज के लिए, और कल के लिए जरा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा प्लीज बच्चों। फाइनल वर्ड प्रीपेड, किसी को पैसे पहले से दिए हैं लेकिन अभी मुलाजिम से काम नहीं करवाया, जैसे ही अच्छा, तो मुलाजिम इन पैसों के बदले हमारे लिए करेगा काम, और जब वो काम कर लेगा तो ये प्रीपेड कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में। सुने मेरा जुमला दोबारा इत्मीनान से, मैं 2, 4, 6 बार कहूंगा अगर नहीं समझ आया। प्रीपेड हमारा क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी लेकिन एम्प्लॉय ने अभी हमारे लिए काम नहीं किया, तो क्या जिंदगी भर काम नहीं करेगा? जब मुलाजिम काम कर लेगा तो अब वो सैलरी प्रीपेड रहेगी। मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो, क्या वो जिंदगी भर प्रीपेड रहता है? जब उस बैलेंस को कर लेते हो इस्तेमाल तो प्रीपेड बैलेंस हो जाता है खत्म, और कहते हो हाय हो गया खर्चा। यानी प्रीपेड सैलरी कन्वर्ट होती है सैलरी एक्सपेंस में, एग्री? प्रीपेड सैलरी कन्वर्ट होती है सैलरी एक्सपेंस में, एग्री और नॉट? फिर हम बहस करें अगर एग्री नहीं करते, इस पे डिस्कशन करें। एग्री करते हो? जबरदस्ती तो नहीं ना, समझ रहे हो बात को? कि प्रीपेड सैलरी तब तक प्रीपेड है जब तक एम्प्लॉय काम ना कर ले। अगर एम्प्लॉय अपनी वालदा की तबीयत खराबी की वजह से अपने घर गया हुआ है तो अगले महीने आके हमारे ऑफिस के लिए काम करेगा, और जब वो अपने 1 मंथ काम कंप्लीट कर लेगा तो हम कहेंगे एम्प्लॉय ने हमें 1 महीने इस सैलरी के बदले में काम करके पहुंचाया, फायदा अब हमारा खर्चा हो गया। मैंने कहा था बेनिफिट मिल जाए तो एक्सपेंस हो जाता है, कहा था ना? बेनिफिट मिल जाए तो खर्चा हो जाता है। तो जब मुलाजिम ने सैलरी के बदले में काम कर लिया मींस हमें बेनिफिट मिल गया तो हमारा खर्चा हो गया। इसका मतलब है प्रीपेड कन्वर्ट होता है एक्सपेंस में। इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू जो कि अभी क्या है? हमारी लायबिलिटी। अनअर्न्ड रेवेन्यू बताओ क्या है? हमारी लायबिलिटी, जिम्मेदारी। क्या ये जिम्मेदारी जिंदगी भर जिम्मेदारी रहेगी? नो, लायबिलिटी विल बिकम इनकम ऑफ द बिजनेस। जो ट्यूशन फी मैं कह रहा हूं कि आज मेरे लिए हलाल नहीं है, जो कमीशन मैं आज कह रहा हूं मेरे लिए हलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो इनकम, वो जो ट्यूशन फी इनकम है
वो जो कमीशन है मैंने ले तो लिया है, लेकिन मैंने अभी सामने वाले को पढ़ाया नहीं है, मैंने सामने वाले का घर नहीं बिकवाया मैंने, तो इसका मतलब है मुझे उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा तो क्या अब वो पैसा जो मेरी जिम्मेदारी था, क्या वो अब मेरी जिम्मेदारी रहा? नहीं, वो लायबिलिटी मेरी बन जाएगी इनकम, रेवेन्यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नूरुल फातिमा ने भी जवाब दिया, मरियम ने भी जवाब दिया, और भी लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत। इंशाअल्लाह कल अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो जरूर आप लोगों से जूम पर मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ इस फोरम पे क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत शुक्रिया, मैं एक बार फिर बड़े दुखी दिल से माजरत चाहता हूँ अपनी बेटियों से, बच्चों से, लड़कों से, सबसे, कि जो क्लास में मिसहैप हुआ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जो बात समझ में नहीं आए मुझे आप इंडिविजुअल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी बता दूंगा, ठीक है। और शांति, अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू कमीशन इनकम। यस, एग्जैक्टली। सो चलें, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।